चलिए। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहेगा, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, सरफेस टेंशन। ठीक है ना। सबसे पहले विस्कोसिटी का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि विस्कोसिटी एक्चुअली है क्या। कि जब भी लिक्विड की लेयर्स फ्लो करती है ना, तो उनके बीच में आपस में क्या होता है बेटा, रिलेटिव, है ना। जब भी लिक्विड की लेयर फ्लो करती है, जैसे मान लीजिए, या फ्लूइड्स की लेयर कह सकते हो आप, कि जैसे ये फ्लूइड्स की लेयर है, ठीक है बेटा। अब ये फ्लूइड्स की लेयर आपस में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है ना। इन लेयर्स के बीच में क्या होता है ना बेटा, रिलेटिव मोशन होता है ना। लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, क्यों? क्योंकि हर लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जैसे नीचे वाली जो लेयर होती है, जैसे बॉटम वाली जो लेयर होती है, वो जब फ्लो करती है तो सरफेस से क्या होती है, टकराती है। तो जैसे जैसे ऊपर हम आते जाते हैं, वो फ्लूइड्स क्या होती है, फ्री होती जाती है। इसलिए जैसे जैसे ऊपर आप आओगे, फ्लूइड्स की या लिक्विड के लेयर की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं, मान लो यहाँ की वेलोसिटी अगर v है बेटा, तो यहाँ थोड़ी वेलोसिटी ऊपर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी dv से थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्या, v बाई dv बाई dx। और dv बाई dx को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज, है ना। अब इससे सी बात है, नीचे से आप ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस के साथ आपकी वेलोसिटी, लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है ना। तो जैसे ये लिक्विड की हर, जैसे मान लो ये लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स है, तो ये कुछ और स्पीड से जा रही है, ऊपर वाले कुछ और स्पीड से जा रही है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। जैसे आप दो फ्रेंड्स जा रहे हो, दोनों की स्पीड सेम है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपके बीच में रिलेटिव मोशन जीरो होगा। लेकिन एक फ्रेंड स्लो जा रहा है, दूसरा फ्रेंड फास्ट जा रहा है, तो उनके बीच में क्या होगा, ये थोड़ा पीछे की तरफ, वो आगे बढ़ेगा तो ये आगे वाले को लेके पीछे की तरफ जा रहा है। यानी इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये लेयर्स कह लो आप, इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या लगेगा बेटा, रिलेटिव मोशन लगेगा। यहाँ जो ये लेयर्स है, ठीक है ना, और ये जो लेयर्स है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन लगेगा, तो इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, है ना। उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी का नाम देते हैं। और फोर्स जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, है ना। यानी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स या लिक्विड्स, उनके बीच में जो लगेगा वो आप कह सकते हो विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो अब पिछले क्लास में बताए थे आपको कि विस्कस फोर्स जो न्यूटन ने कहा था कि भाई साहब, विस्कस फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डीएक्स। क्लियर है। ये तो उन्होंने फर्स्ट बात कहा। सेकेंड, उन्होंने कहा कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस। ये दो चीजों पर विस्कस फोर्स डिपेंड करता है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ए डीवी बाई डीएक्स। अब आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो विस्कस फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या डालना पड़ेगा, ईटा डाल दो, ईटा ए, और क्या हो जाएगा बेटा, डीवी बाई डीएक्स। दैट इज द विस्कस फोर्स। जहां पे ईटा जो है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ईटा ही है आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दैट ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। समझ में बात आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे निगेटिव मैंने दिया है, निगेटिव साइन का क्या है भाई, निगेटिव साइन का मतलब ये होता है, माइनस साइन का मतलब ये हो गया कि जब भी लिक्विड्स की लेयर फ्लो करेगी तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अब रिलेटिव मोशन जब होगा तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन जो लगेगा, यानी विस्कोसिटी जो लगेगा या विस्कस फोर्स जो लगेगा, तो वो क्या लगेगा, उन दोनों के रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर माइनस साइन लिए हैं, ठीक है ना। और ये ईटा जो है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है ना। अगर इसके डिपेंडेंसी की बात करें तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना। नेचर ऑफ लिक्विड, हर लिक्विड की नेचर अलग, जैसे वाटर है और हनी है, तो दोनों का नेचर अलग अलग है ना। जो ज्यादा गाढ़ा होता है उस वो ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ज्यादा गाढ़ी चीजों में किसी चीज को डुबाओगे तो वो ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। तो इसलिए वहां पर क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ईटा, ईटा इज मोर, है ना। और टेम्परेचर पर भी ईटा डिपेंड करता है। इसीलिए मेरी विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये प्रीवियस क्लास में हम आपको डिस्कस भी किए थे, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज भी कर दिया हूँ।
यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैव डाउट? नो? चलिए, अब यहां पर क्या आता है ना, स्टोक्स लॉ आता है, ठीक है ना। स्टोक्स लॉ एक्चुअली क्या है कि अभी हम विस्कस फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, ये वाला विस्कस फोर्स का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस किए हैं ना। तो एक्चुअली लगा तो सकते हो विस्कस फोर्स के लिए, लेकिन मान लो कि ये लिक्विड की लेयर से बेटा, या फ्लूइड्स की लेयर भी कह सकते हो, ये लिक्विड की लेयर से। अब यहां पर कोई बॉडी है, ठीक है ना। अब ये बॉडी जो है ना, ये क्या हो रहा है बेटा, मोशन कर रहा है। लिक्विड की लेयर है और ये बॉडी क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है। अब जैसे ये बॉडी मोशन कर रहा है, तो अब इससे सी बात है, ये जो सरफेस है सॉलिड का, ये जो वाटर का सरफेस है, इनके बीच में क्या लगेगा, वही विस्कस फोर्स तो लगेगा, क्योंकि इनके बीच में विस्कोसिटी तो लगेगी ना। जैसे ये वाटर, जैसे कोई वो कह सकते हो ना, बोट, कोई नाव ट्रेवल कर रही, तो नाव जैसे वो लिक्विड के सरफेस पे फ्लो करेगा, तो नाव का सरफेस और लिक्विड का सरफेस दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, रिलेटिव मोशन होगा। अब उस दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, लगेगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लगेगा मतलब इधर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। तो आप यहां पर विस्कस फोर्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो अभी हम लोग देखें, क्या देखें, माइनस ईटा ए, और क्या हो जाएगा, डीवी बाई डीएक्स, यही होगा। अब इससे से बात है, यही होगा, है ना। बट ये कब लगा सकते हो फॉर्मूला, जब सरफेस टू सरफेस फ्लो हो रहा है, यानी एक सरफेस पे दूसरा सरफेस फ्लो हो रहा है। यानी यहां पर क्या है ना बेटा, सॉलिड की सरफेस किस पे चल रही है, लिक्विड की सरफेस पर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम विस्कोसिटी को हमको निकालने के लिए बोलेगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, निकाल लूंगा। ईटा की वैल्यू दी रहेगी, एरिया ऑफ द सरफेस दिया रहेगा, और डीवी बाई डीएक्स दिया रहेगा, मैं निकाल सकता हूँ। बट यहां पर प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लूइड्स की लेयर है ना, या मान लो इसको कि ये पानी है, ठीक है ना। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, ऐसे अंदर में फ्लो कर रहा है, इनसाइड द फ्लूइड्स, तब आप ये वाला जो मेरा विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला है, ये आप नहीं लगा सकते। बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज सरफेस टू सरफेस। यहां द लिक्विड इज फ्लोइंग इन, सॉरी, द बॉडी इज फ्लोइंग इन साइड द लिक्विड। वो बॉडी जो है लिक्विड के अंदर फ्लो हो रहा है। अब अंदर में आप ये नहीं लगा सकते, है ना। यानी यहां पर भी जब बॉडी मोशन करेगा, अब इससे सी बात है, मोशन तो करेगा बेटा। जब मोशन करेगा तो फ्रिक्शन तो लगेगा, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन तो लगेगा, विस्कोसिटी लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। तो यहां पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा, जब व्हेन अ बॉडी इज फ्लोइंग इनसाइड द लिक्विड, तो इसी विस्कस फोर्स का वैल्यू मैं इस फॉर्मूला से नहीं लगा सकता। तो इसी विस्कस फोर्स की लिक्विड, यानी यहां पर विस्कस फोर्स कितना होगा, इसी को बताने के लिए कौन आ गए, स्टोक्स आ गए, या स्टोक्स लॉ आ गया। क्लियर है यहां तक? यानी व्हेन अ सॉलिड इज फ्लोइंग इनसाइड द लिक्विड, देन स्टोक्स लॉ कम्स, कि भैया उस पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा। और सरफेस पे फ्लो हो रहा है तो देन न्यूटन्स का वो मेरा जो विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला है वो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटली क्या चीज देखा गया, अब मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि भैया अंदर जब फ्लो करेगा तो क्या लगेगा। तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड या इनसाइड अ फ्लूइड मूव कर रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहां मूव कर रहा है बेटा, इनसाइड द फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के अंदर, तब वहां पर जो विस्कस फोर्स है वो इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड फ्लो हो रहा है, तब उस पर विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, ये इस चीजों पर डिपेंड करेगा। और क्या है वो, सबसे पहला डिपेंडेंसी उन्होंने बताया, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। दूसरा उन्होंने क्या बताया, स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी किस स्पीड से फ्लो कर रही है। और तीसरा उन्होंने वही बोला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी ईटा का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तीन चीजों पर, एक सॉलिड, एक बॉडी अगर लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है तो विस्कस फोर्स तो लगेगा ही लगेगा भाई, ऑब्वियसली सी बात है।
रिलेटिव मोशन होगा तो लिक्विड उसको अपोज करेगा, या आप इसको फील भी कर सकते हो। अगर आप किसी लिक्विड में अंदर में स्विम कर रहे हो, देन यू फील ना अपोजिंग फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज द विस्कोसिटी, दैट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग, एंड दैट विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स। तो मेरे को ये बताओ कि अगर डिफरेंट बॉडी का शेप अगर डिफरेंट है, सपोज कोई स्फेयर है, कोई क्यूब है, कोई सिलेंडर है, तो क्या हर के लिए विस्कस फॉर्मूला अलग अलग होगा? मतलब अगर बॉडी के शेप को आप बदल रहे हो तो एवरी शेप के लिए क्या विस्कोसिटी अलग अलग होगी, विस्कस फोर्स अलग अलग होगा? नो सर। एक ही होगा। बट यहां तो कह रहा है ना, यहां तो कह रहा है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि वो इनसाइड द फ्लूइड फ्लो करेगा, इनसाइड द फ्लूइड ही फ्लो कर रहा है, तो इस तीन फैक्टर्स पे बोल रहा है ना, इनसाइड द फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई पर्टिकुलर वाटर है, उसमें आपने एक बार स्फीयर को मूव कराया सेम वेलोसिटी से, एक बार आपने सिलेंडर को मूव कराया, एक बार आपने क्यूब को मूव कराया, तो क्या सब में विस्कोसिटी डिफरेंट डिफरेंट लगेगा या सेम लगेगा? डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट लगेगा, है ना, क्योंकि दैट विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द बॉडी एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो स्टोक्स ने तो बताया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब भाई हर शेप के लिए तो अलग अलग होगा, मैं तो कह ही रहा हूं कि इसमें सिलेंडर के लिए कुछ और हो जाएगा, स्फीयर के लिए कुछ, तो इन्होंने बताया तो सही, स्टोक्स ने विस्कस फोर्स बताया कि कितना लगेगा, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्फीयर को एजम्पशन ले लिया, यानी उन्होंने स्फीयर पर ये लॉ अप्लाई कर दिया, बिकॉज आप भी जान रहे हो कि हर, तो उन्होंने स्फीयर को रेफरेंस मानकर ये लॉ दे दिया। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि स्टोक्स थ्योरम कह लो या लॉ कह लो, तो स्टोक्स थ्योरम ने क्या प्रूव किया, प्रूव्ड दैट द विस्कस फोर्स इफ एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, अब इन्होंने रेफरेंस में क्या ले लिया बेटा, स्फेरिकल बॉडी ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि हर बॉडी के लिए अलग अलग होगा, तो इन्होंने जो फॉर्मूला दे दिया दैट इज फॉर द स्फेरिकल बॉडी, डिपेंड्स अपॉन। अब इन्होंने कहा कि डिपेंड करेगा, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई, स्फीयर के साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं जनरल फैक्टर्स तो पढ़ चुका हूं कि शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे करेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे करेगा। तो भाई स्फीयर का शेप कौन डिसाइड करेगा, उसका रेडियस, है ना, अगर रेडियस छोटा होगा तो उसका साइज कम होगा, रेडियस बड़ा होगा तो उसका साइज बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि इन चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला उन्होंने क्या कहा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के किस चीज पर डिपेंड करेगा बेटा, रेडियस पर, जिसको मैं आर मान लेता हूँ, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने क्या, दूसरा किस चीज फैक्टर पे बता सकते हैं कोई आदमी, स्पीड पे ना, तो क्या करोगे आप, स्पीड ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के स्पीड पर, दैट इज वी, और थर्ड नंबर किस पे हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा। लेकिन ये नहीं पता चला कि कितना फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, आर पे पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, आर पे क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं पता चल पाया, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई विस्कस फोर्स एफ वी लिख देता हूँ, वी फॉर विस्कस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, वी, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा। लेकिन कितना पावर पे डिपेंड कर रहा है नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पावर ले लेता हूं ए, यहां पर पावर ले लेता हूं बी, यहां पर पावर लेता हूं सी। अब आपको मैथमेटिकली बेटा पता होगा कि जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। हाँ, तो मैं यहां पर क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट डाल देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर ए, वी बी, और ईटा सी। तो आप इसको निकाल सकते हो, एबीसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, याद, हाँ डायमेंशनल एनालिसिस है, वेरी गुड। तो आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हो, है ना। जैसे आप डायमेंशन को याद करो, जैसे क्या करोगे, यहां फोर्स का डायमेंशन लिखोगे और यहां इनका डायमेंशन लिखोगे, और दोनों तरफ आप क्या करोगे बेटा, इक्वेट करोगे, है ना, तो निकल जाएगी। तो अब जब डायमेंशनल एनालिसिस लगाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए और बी और सी तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। मतलब इधर फोर्स लगाओगे, इधर रेडियस का एल पे पावर ए, फिर वेलोसिटी एल टी -1 उस पे पावर बी, फिर ईटा का जो डायमेंशन होता है, इस फॉर्मूले से आप ईटा का डायमेंशन निकाल भी सकते हो, है ना। या सॉरी, या अगर आपको पता भी होगा, ठीक है ना,
तो आप लगा सकते हो। तो जैसे मैंने किया तब मेरा ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा आया है मेरा, एफ बी इज इक्वल टू क्या आया, के आर पे पावर ए, वी पे पावर बी, और ईटा पे पावर सी। तो तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ए बी सी का। तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, के आर वी ईटा। और एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि यहाँ जो कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 6 पाई। तो मैं यहाँ पे क्या रख दे रहा हूं, एफ बी इज इक्वल टू 6 पाई आर वेलोसिटी इंटू ईटा, दैट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इनसाइड द लिक्विड, है ना। दैट इज फॉर द स्फेरिकल, क्योंकि स्टोक्स ने किस शेप को मान के दिया था, स्फेरिकल शेप को मान के दिया था। तो दिस इज आवर, यही जो है मेरा, यही क्या है मेरा, क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना बोलिए, नहीं है ना, ओके नो। अब आता है बेटा यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी वाला, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, इससे क्वेश्चन भी कंपटीशन में आते हैं, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्मिनल वेलोसिटी। एक्चुअली क्या है ना, जरा कंसिडर कीजिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी मेथड में बता रहा हूँ। ये आपका क्या है, फ्लूइड्स की लेयर है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर आपका एक बॉडी है, स्फीयर है, ठीक है। अब ये स्फीयर जो है मूव करना शुरू हुआ, जैसे कोई चीज फ्लूइड्स में मूव कर रही है, जैसे कोई पानी या रेन गिर रही है एयर में, है ना। तो क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो कोई बॉडी है, ये जब आएगी तो नीचे उसका वेट लगेगा बेटा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। और ऊपर में क्या लगेगा, बायोंट फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी फ्लूइड्स में मूव करती है तो एक अपथ्रस्ट लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो प्रीवियस, है ना, पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, वो था, है ना। लगता ही है, जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है, फ्लूइड्स में मूव करती है, तो एक अपथ्रस्ट लगेगा। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या लगेगा, एक बायोंट फोर्स लगेगा। और साथ में यहां पर क्या लगेगा, बायोंट फोर्स तो लगेगा ही, साथ में यहां पे क्या लगेगा, विस्कस फोर्स भी लगेगा। अब ऐसी सी बात है, फ्लूइड्स में जब मूव करेगा तो विस्कस फोर्स मूव करेगा। तो ये इनिशियल कंडीशन मैंने लिया है, यानी बॉडी अब गिरना शुरू होने वाला है ना। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अभी तो शुरुआत, मतलब इनिशियली तो 0 से शुरू होगी ना कोई भी चीज, तो शुरू हुई। तो आपको पता है कि जब फ्लूइड्स में कोई बॉडी मूव करता है तो विस्कस फोर्स कितना, अभी पढ़े स्टोक्स लॉ, के 6 पाई आर वेलोसिटी और ईटा। तो ये वेलोसिटी 0 होगा तो विस्कस फोर्स भी 0 होगा। तो इस पॉइंट पर विस्कस फोर्स भी कितना होगा, 0 होगा, है ना। और बॉडी का वेट चूंकि ज्यादा लग रहा है तो बॉडी इज ड्रॉपिंग डाउनवर्ड, बॉडी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो अर्थ खींच रही है ना, उस पर एक्सिलरेटेड हो रही है कि नहीं। तो कुछ समय बाद वो कुछ यहां पर पहुंचा, है ना। तो यहां पर भी स्टिल वेट तो लग ही रहा है उसका नीचे, है ना। अब क्या लग रहा है यहां पर, भाई बायोंट फोर्स भी लग रहा है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में, और साथ में क्या लग रहा है, विस्कोसिटी भी लग रहा है, विस्कस फोर्स। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ना, कि जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही है, यानी ये बॉडी जैसे जैसे नीचे आती जा रही है, वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिकॉज द बॉडी इज एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेशन तो लग रही ना, यहां पर आपको क्या लग रहा है, बॉडी क्या हो रहा है, एक्सिलरेटेड है। एक्सिलरेटेड का मतलब बॉडी पे एक्सिलरेशन लग रहा है। अब जैसे जैसे वो नीचे आ रही है, एक्सिलरेशन का मतलब वेलोसिटी विल इंक्रीज, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो भाई यहाँ तो एक्सिलरेशन लग रहा है, जैसे जैसे वो नीचे आ रही है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो बात सही है कि एक्सिलरेशन की वैल्यू कम होगी, लेकिन अभी भी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही, विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। अब अभी भी यहां पर एक्सिलरेटेड ही है, ऐसे नहीं कि एक्सिलरेटेड नहीं है। हाँ, थोड़ी एक्सिलरेशन की वैल्यू यहाँ के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी, बिकॉज ऊपर वाली फोर्स बढ़ गई तो नेट फोर्स थोड़ा कम हो गया,
है ना, बट स्टिल द बॉडी इज एक्सिलरेटेड, और जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि एक्सिलरेशन मींस द इंक्रीजिंग ऑफ द वेलोसिटी। वैसे भी कोई बॉडी के बारे में आप सुने हो कि अगर ऊपर से गिरेगा तो जैसे जैसे वो एज के साथ नीचे आता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी में क्या होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब कुछ समय बाद भाई ये वेलोसिटी बढ़ रही है, अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रहा है। स्टार्टिंग में तो आपका विस्कस फोर्स 0 था, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है विस्कस फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे वो विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, यहां पर एक क्षण ऐसा आएगा जब आपने क्या किया, वेट तो नीचे लग ही रहा है और इधर आपका क्या लग रहा है, बायोंड फोर्स लग रहा है, और इधर आपका क्या लग रहा है, विस्कोसिटी लग रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वेट जो है, नीचे जो वेट लग रही है वो इस दोनों के बराबर हो जाए, यानी बायोंसी बढ़ते 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 इतना हो गया कि वो नीचे के वेट को बैलेंस कर दिया। यानी अब इस बॉडी पर, यानी ये वाला मामला पहुंचा तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि तो नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर हो गया क्योंकि ये बैलेंस कर दिया। तो अब बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। तो नेट फोर्स 0, तो नेट एक्सीलरेशन कितना लगेगा, नेट एक्सीलरेशन कितना लगेगा बेटा, नेट एक्सीलरेशन इज ऑल्सो 0। नेट फोर्स 0 तो नेट एक्सीलरेशन 0। अब नेट एक्सीलरेशन भी 0 हो गया। अब जब बॉडी का एक्सीलरेशन अगर 0 लग रहा है तो जो भी वेलोसिटी यहां पर होगी, यहां पर जो भी वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो गिर रहा होगा बेटा, तो यहां पर जो भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी अब उस वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट, शुरुआत में तो जैसे 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 नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, विस्कस फोर्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़, बट एक टाइम आ गया कि विस्कस फोर्स और बायोंड फोर्स दोनों वेट को बैलेंस कर। अब बैलेंस करने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यही जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब बॉडी मूव करने लगती है, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कोई भी बॉडी जब फ्लूइड्स में मूव करता है, गिरता है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद वो नीचे कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। यही होता है रेन वाटर में। भाई ऊपर से तो रेन गिर रही, क्लाउड कितना ऊपर है, बहुत, अगर उसके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता 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 रहेगा तो बहुत तेज वेलोसिटी से गिरेगी नीचे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम वो रेन गिरा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है ना, तो अब उस फर्दर एक एक टाइम के बाद उसके वेलोसिटी में ना तो डिक्रीमेंट हो रहा है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, और यही हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। ओके डन, किसी को कोई दिक्कत, नो सर। नो है सर। ना। अब यहां पर जब टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंचा, हम टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल देते हैं कैसे, कि जब यहां पर पहुंच गया, यानी ये वाला, यानी इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या हो गया उस पर 0, यानी यही मामला पहुंचेगा तो नेट फोर्स 0 होगा, तब जो वेलोसिटी जो यहां पर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा ना टर्मिनल वेलोसिटी। तो मेरा क्या कह रहा है कि W इज इक्वल टू बायोंड फोर्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ के हिसाब से आप देख चुके हो, विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई r वेलोसिटी और ईटा, लेकिन यहां पर वेलोसिटी आपको क्या लेना पड़ेगा, टर्मिनल, क्योंकि विस्कस फोर्स उस टाइम पे पहुंच, ये तो जब बैलेंस हुआ मतलब टर्मिनल पे पहुंच चुका है, तभी बैलेंस हुआ ना, अदरवाइज बैलेंस ही नहीं होता। तो वेट इज इक्वल टू अब क्या रखना पड़ेगा, W इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा आपको बेटा बताओ, बायोंड फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, V रो G, और विस्कस फोर्स का क्या हो जाएगा, 6 पाई r टर्मिनल वेलोसिटी इंटू ईटा। डन, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। नहीं है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए वेट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, mg, मास इनटू ग्रेविटी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v रो g प्लस 6 पाई r टर्मिनल वेलोसिटी इंटू ईटा। अब आपको पता है ना, ये लिक्विड का जो मतलब जो मीडियम है उसमें जिसमें गिर रहा है उसकी डेंसिटी। अब बॉडी के डेंसिटी को अब मैं क्या मान लेता हूँ, सिग्मा, डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी गिर रही है,
डेंसिटी ऑफ बॉडी दैट इज सिग्मा। क्लियर है ना? तो एक्चुअली जब मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बॉडी का मास क्या कर लोगे आप, सिग्मा इंटू वॉल्यूम कितना है, वी है। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, सिग्मा वी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी रो जी प्लस 6 पाई आर टर्मिनल वेलोसिटी बीटा। इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, यानी सिग्मा वी जी माइनस वी रो जी इज इक्वल टू 6 पाई आर टर्मिनल वेलोसिटी ईटा। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर आएगा तो यहां पर अब क्या कर लोगे, v और g कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई आर वी टी इंटू ईटा। मेरे को वीटी निकालना है बेटा, तो वीटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इधर क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या दिया बेटा, वी जी, और यहां पर क्या दिया हुआ, सिग्मा माइनस रो डिवाइड क्या हो जाएगा, 6 पाई आर और ईटा, है ना, वो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वेलोसिटी है यहाँ, सॉरी वेलोसिटी बोलो, ये वॉल्यूम है। और किस चीज को आप कंसीडर कर रहे हो, स्फीयर को, एक स्फेरिकल बॉडी आप ले रहे हो ना, स्टोक्स लॉ तो अप्लाई ही हो गया स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4 पाई आर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ वीटी इज इक्वल टू क्या रख दे रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 पाई आर और ईटा। तो एक ये आर है ना ठीक है बेटा, तो एक इस आर से मेरा ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इस 4 से कट जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो वी टी इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, 2 तो ऊपर रह गया, आर स्क्वायर जी इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई 3, एक यहाँ पर है देखो, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 ईटा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन एक चीज मैं बहुत ज्यादा आपको फोकस करूंगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है बेटा। और वो क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ जी ये सिग्मा क्या है और ये रो क्या है, इसका हमेशा ध्यान रखना। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी गिर रहा है, जैसे कोई स्फीयर गिर रहा है, पानी गिर रहा है, एयर बबल्स गिर रहे हैं, तो सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये ध्यान रखना हमारा। और रो क्या है, जिसमें गिर रहा है ना, तो रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें बॉडी फ्लो कर रही है। ये ध्यान रखना है हमको, कौन क्या है, यहां दो डेंसिटीज है। फॉर्मूला तो याद रहेगा भाई, 2r²g। हाँ बोलिए। सर ये दोनों क्वेश्चन में तो दिया होगा ना, डेंसिटी क्वेश्चन में दो। दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी ये जो मीडियम है मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें वो गिर रहा है, मेरे को ना दिया रहेगा। लेकिन अब पता चला कि सिग्मा को आप उल्टा मान लिए ना, सिग्मा को आप फ्लूइड का मान लीजिए और रो को डेंसिटी का, बॉडी का मान लीजिए, तो उल्टा लगा दोगे। दिया तो दोनों रहेगा, लेकिन कहां पर क्या लगाना है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपको आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहीं पे देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कि नहीं, यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी समझ में आ गया ना, फॉर्मूला समझ में आ गया, कुछ करना नहीं है। जब वेट बायोन फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर हो गया, है ना, जैसे ही बॉडी गिर रही है नीचे, है ना, तो जैसे 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 बॉडी नीचे डाउनवर्ड होती, इसी प्रिंसिपल पर बारिश काम करता है। और पैराशूट, पैराशूट पे जो ऊपर से नीचे गिरती है, तो शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ना उसकी स्पीड बढ़ेगी ना उसकी स्पीड घटेगी, बिकॉज द टर्मिनल वेलोसिटी इज एक्टिंग। तो वो जो जिस किसी एक पॉइंट पर वो आके कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ लेगा, जैसे बारिश भी ऊपर से गिर रही है, तो शुरुआत में वो बारिश के ड्रॉप्स होंगे ना, ड्रॉप्स इज स्फेरिकल, है ना, तो बारिश की बूंदे शुरुआत में तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा होगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी, तो एक टाइम पे आके वो वेट बराबर बायोंड फोर्स और विस्कस फोर्स हो गया होगा, वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद वो
बारिश नीचे आने तक सेम ही स्पीड से रही है, इसीलिए वो ज्यादा स्पीड से नहीं टकराती हमसे। अदरवाइज ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट वहां पे नहीं होता तो वो तो बहुत तेज आती ना, क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे आ रही होती वैसे वैसे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई होती। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बारिश का स्पीड तो टॉलरेबल है, बिकॉज एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट होके वहीं से कांस्टेंट ही आ रहा है, ना उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, पैराशूट काम करता है इसी पर। अब आगे देखिए यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। एयर बबल्स, एयर बबल्स भी तो होते हैं ना। मान लीजिए कोई लिक्विड है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, ये पानी है, तो एयर बबल्स है मान लीजिए इसमें, तो एयर बबल्स ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, ऐसा क्यों होता है? हालांकि टर्मिनल इसमें भी तो कहीं ना कहीं जाकर कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी इसमें नहीं हुई है, अभी तो लिक्विड के अंदर ही मूव कर रहा है ना, फ्लूइड्स के अंदर ही मूव कर रहा है। तो वाई द टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब ये वाई द बबल्स आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि मैं तो निगेटिव कंसीडर, मतलब नीचे कंसीडर कर रहा था अभी टर्मिनल वेलोसिटी का। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? एनीवन, चलिए मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट देख लीजिए। वीटी इज इक्वल टू, मैं क्या लिया हूँ, 2r² जी इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 ईटा। तो यहां पर सिग्मा बॉडी का, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, और रो क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या मीडियम। तो यहां पर वाटर जो है वो क्या है, फ्लूइड है, और एयर बबल जो है वो क्या है, बॉडी है। तो एयर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी रो जो है सिग्मा जो है वो रो से कम है। तो यहां रो ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये किस में आएगी, ये पूरी वैल्यू, क्योंकि आपका सिग्मा तो कम है और रो क्या है बेटा, ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी ना, हाँ या ना बोलो, वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी ना भाई। तो निगेटिव में आ जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए टर्मिनल वेलोसिटी जो है बॉडी की, एयर बबल जो है ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस, है ना, यानी रेडियस दिया हुआ है, दैट्स रेडियस इज 0.0015 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो, 0.0015 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ दिया हुआ है कितना, 1.8 इंटू 10 पे पावर माइनस, सॉरी 5 दिया हुआ, 10 पे पावर -5, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, वाटर का मतलब मीडियम, मीडियम का मतलब रो, रो कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10 पे पावर 3। अच्छा सॉरी, वाटर निकल रहा है, ओ सॉरी, वाटर गिर रहा है, बारिश की बूंदे हैं, तो वाटर इज द बॉडी ना, और मीडियम क्या हो जाएगा, एयर, यानी फ्लूइड वहां पे एयर हो जाएगा। तो ये सिग्मा की वैल्यू हो गई, और रो की वैल्यू क्या करा, डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो रो की वैल्यू 0 ले लो आप। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ना, लगा दो। यहाँ पे इसको चेंज कर लो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, 15 इंटू 10 पे पावर -7 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 और बढ़ गया मैं, तो ये थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। तब टर्मिनल वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, 2r², r² लगाओगे, उसके बाद जी, उसके बाद क्या करोगे, सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई 9 ईटा। सबकी वैल्यू रख दो, सब वैल्यू दिया हुआ है, बस वैल्यू ही रखना है, अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा, हाँ 15 इंटू 10 पे पावर -7 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 3 -0, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो 0 थी, 9, और ईटा की वैल्यू कितनी दी है, 1.8 इंटू 10 पे पावर -5। इन सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जी की भी वैल्यू रखनी है, सॉरी, हाँ जी की वैल्यू यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके 10 रख देता हूँ। ऐसे 9.8 क्वेश्चन में दिया है, बट थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। तो वीटी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2.5 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा। सही है, सही है, नहीं है, हाँ या ना, सूरज, अंकित, आशीष, विवेक, सोनू,
यस सर सही है। चले आगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे, पहले रेनॉल्ड्स नंबर बता देते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर पहले भी बताए थे हम आपको, शायद प्रीवियस क्लास करे होगे जहां पे मैं क्या बताया था, लेकिन ये स्लाइड में दे दिया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एक्चुअली दो टाइप का मोशन होता है ना, जब भी कोई फ्लूइड्स फ्लो करती है, आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बात करें तो कोई भी ट्यूब में या कोई पाइप में फ्लो करती है तो मेरे पास दो टाइप का मोशन होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्ट्रीमलाइन और एक कौन होता है? एक तो स्ट्रीमलाइन टाइप का मोशन होता है और एक दूसरा क्या होता है? स्ट्रीमलाइन वो था जो स्टेडी था, कांस्टेंट, और एक क्या था बेटा? टर्बुलेंट। याद है? दो टाइप का फ्लो था ना, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो था, एक टर्बुलेंट फ्लो था। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर कुछ नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर इज प्योर नंबर, एक नंबर है जो यूनिटलेस है। यूनिटलेस का मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है। ना तो इसकी यूनिट होती है ना इसकी डायमेंशन होती है। हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर इज ओनली डिसाइड्स, ये सिर्फ ये डिसाइड्स करेगा कि नेचर ऑफ फ्लो, नेचर ऑफ फ्लो का मतलब आइदर इट इज स्ट्रीमलाइन और आइदर इट इज टर्बुलेंट। ठीक है ना? तो इस रेनॉल्ड्स नंबर से हम क्या कर सकते हैं? नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के फ्लो का नेचर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई ट्यूब है, ठीक है, अब यहां तो लिक्विड फ्लो हो रही है, मान लीजिए इस ट्यूब का कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा, डायमीटर इज डी, तो ये फ्लूइड्स फ्लो हो रही है, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये फ्लूइड जो है इसकी कुछ ना कुछ तो डेंसिटी भी होगी फ्लूइड्स की, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फ्लो हो रहा होगा, है ना? वी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ फ्लो। और रो क्या है यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और डी तो डायमीटर है, ठीक है ना? तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई ईटा। ईटा भी आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, बहुत बार देख लिए हम लोग, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, है ना? रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो आपको एवरेज वेलोसिटी लेना है। हो सकता है कि यहां से वेलोसिटी जब लिक्विड फ्लो कर रही है तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी में फ्लो कर रही है, तो पाइप का जो में फ्लो जो कर रहा है, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगा वेलोसिटी यहाँ पे रख दीजिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर आपकी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 आ रहा है, यानी जो भी डेंसिटी दिया होगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, पाइप की डायमीटर दिया रहेगा, जनरली कोशिश कीजिएगा डायमीटर अगर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में बदलिएगा, यहीं पे गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, वो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो अगर वो मैंने ऐसा यूनिट में आपको रखना है सर, ठीक है ना? हाँ, ईटा की वैल्यू जो होनी है वो हर लिक्विड के लिए बेटा डिफरेंट होती है। जैसे यहां पर दिया हुआ ना ईटा की वैल्यू, देखो क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, तो हर लिक्विड की अलग अलग वैल्यू होती है, वो ईटा की वैल्यू दी होगी। ईटा की वैल्यू डिफरेंट होती है, इच लिक्विड के लिए ईटा की वैल्यू रितेश अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। तो यहां पर अगर जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा होगा उसकी ईटा की वैल्यू आपको ले लेनी है, या क्वेश्चन में दिया रहेगा वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर 1000 से नीचे है मतलब कि फ्लो कैसा चल रहा है? स्ट्रीमलाइन। क्लियर है बेटा? अगर 1000 से नीचे है देन द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन। अगर 1000 से ज्यादा है तो वहां पर क्या हो जाए, सॉरी 1000 से ज्यादा नहीं, स्ट्रीमलाइन होगा। अगर 2000 से ज्यादा, 1000 से कम है लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है, 1000 से कम तो स्ट्रीमलाइन, और अगर 2000 से ज्यादा है यानी 2000 से ज्यादा है, तो 2000 से ज्यादा होगा तब हो जाएगा वो टर्बुलेंट। अब तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा अगर 1000 से कम होगा तो स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर अगर 1000 से 2000 के बीच में हो तब क्या लेंगे? तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में हो तब हमको ना टर्बुलेंट कंसिडर करना है ना स्ट्रीमलाइन कंसिडर करना है, तब हम बोल देंगे उसको अनस्टेडी फ्लो। क्लियर है? डन? तो वैसे निकाल सकते हैं,
ऐसा क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में भी, आपके 11th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, ये प्योर नंबर है। तो 1000, 2000, 5000, 3000, 4000 नंबर आएगा। दैट्स नो यूनिट अटैच्ड विद दिस नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। अब यहां पर एक आता है बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। ये सुने होंगे आप लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी बात भी करते होंगे आपस में, भैया तो क्रिटिकल पोजीशन पर है ना। तो यही क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच, यानी उस मैक्सिमम, कोई बॉडी कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होगा। तो यानी ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है एट विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, above this the flow will be turbulent। यानी आपको एक बॉर्डर लाइन दिया गया, और वो बॉर्डर लाइन क्या दिया गया, क्रिटिकल वेलोसिटी। भैया अगर आप इससे नीचे की आपके लिक्विड की वेलोसिटी है एवरेज, यानी इससे नीचे है, देन आपका फ्लो क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगर क्रिटिकल के बाउंड्री से पहले, अगर क्रिटिकल के बाउंड्री के बाहर भाग जाएगा जो भी क्रिटिकल वैल्यू होगी, तो आपका वो नहीं रहेगा स्ट्रीमलाइन, वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट। ठीक है, टर्बुलेंट बन जाएगा। यानी ये मैक्सिमम है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम है जहां तक लिक्विड का फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन रह सकता है। इससे ज्यादा पर वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो भाई कहा यह गया कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। किस पर, डिपेंड्स अपॉन, और किस पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। सेकंड है, उन्होंने कहा रेडियस ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब में फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कोई ना कोई ट्यूब होगा ना भाई, तो उस ट्यूब में बहुत सारे बुक में डायमीटर भी लिखा रहता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, डायमीटर भी आप लिख सकते हो। ये ट्यूब में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ द ट्यूब। एंड थर्ड नंबर उन्होंने कहा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी उन्होंने कहा कि किसी भी बॉडी का कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी जो है इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। दैट इज ईटा, दैट इज आर एंड दैट इज रो। तो यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, आर और रो, है कि नहीं। लेकिन अभी भी हमको नहीं पता कि कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये अभी भी मुझे को नहीं पता। तो मैं वही ले लूंगा, क्या ले लूंगा, क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा पे पावर ए, रेडियस पे पावर बी, और डेंसिटी पे पावर सी। मुझे पता नहीं है ना, तो मैं ले लिया। अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपको कांस्टेंट डालना होगा, ईटा पे पावर ए, आर पे पावर बी, और डेंसिटी पे पावर सी। अब आप क्या कर सकते हो यहां पर बेटा, वही डायमेंशन एनालिसिस यहां पर भी लगाना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको कट कर रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ। यानी आपको क्रिटिकल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो क्या दिया, के आर पे पावर ईटा पे पावर ए है ना, और आर का ईटा पे पावर ए है ना, आर पे पावर बी, और डेंसिटी पे पावर सी। तो वही डायमेंशन एनालिसिस लगाओगे ना, इधर वेलोसिटी का डायमेंशन रखोगे, इधर ईटा, आर और रो का रखोगे, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आप क्या करोगे, यहां पर भी क्या लगाओगे बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस लगाओगे। क्या लगाओगे, डायमेंशनल एनालिसिस। और जब आप यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस लगा दोगे तो वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 1, और बी और सी की वैल्यू आ रही है -1 आएगी। मतलब आप डायमेंशन एनालिसिस करके लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा, है ना। तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एन पे पावर 1, आर पे पावर -1, रो पे पावर भी -1, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, के ईटा, है ना,
और डिवाइड, -1 का मतलब क्या होता है, डिवाइड। जैसे x पे पावर अगर -1 दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो। तो रो r क्या हो जाएगा बाहर और रो भी आ जाएगा नीचे। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वेयर k इज कांस्टेंट, जिसको रेनॉल्ड्स नंबर भी आप बोल सकते हो। एक्चुअली दैट कांस्टेंट इज रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, तो a की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू वही बोल रहा हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर जो दी हुई रहेगी, कांस्टेंट क्वांटिटी है। दैट k इज एक्चुअली रेनॉल्ड्स नंबर जो गिवन होगा। सर अगर कोई और शेप का हो तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे नहीं, ये स्पेयर का निकला तो? कोई और शेप का होगा तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी तो किसी भी शेप के लिए निकाल सकते हो। क्रिटिकल सर वेलोसिटी सर उसको किसी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला रखोगे ना, रेडियस है, आर है रेडियस, और ये ईटा जैसे सिलेंडर दिया रहेगा, है ना, या रो दिया रहेगा, तो उसी क्रिटिकल वेलोसिटी। ट्यूब है तो ट्यूब कोई पाइप से ही फ्लो होगा ना। नहीं यस सर। कोई ना कोई ट्यूब होगा, आपका जो ट्यूब होगा जिससे वाटर फ्लो हो रहा है, दैट पाइप का रेडियस ही लेना है ना। कोई और शेप, कौन सा शेप आप रखोगे बताओ? इसलिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा मैं बस 5 मिनट और लूंगा आपका। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? एक्चुअली क्या हुए कि वाटर की जो माने कोई लेयर है, मान लो ये वाटर है बेटा, ठीक है। तो वाटर का जो बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर वाटर का अंदर में है, वो बिहेवियर वाटर का सरफेस पर नहीं, सरफेस पर डिफरेंट है। क्लियर है बात समझ में? ठीक है, जैसे मान लो यहां पर कोई बॉडी है, तो इस पर इधर फोर्स लग रहा है, 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 रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है उसमें मान लीजिए, या इनवर्ड लग रहा है। लेकिन कोई बॉडी अगर यहां पर है तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, लेकिन इस पार्ट में तो नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो अब इस बॉडी पर जो अंदर में जो बिहेवियर हो रहा है वो सरफेस पे तो बिहेवियर नहीं है कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वाटर का सरफेस कुछ अलग टाइप से बिहेव करता है कि नहीं? और यही कॉज है वाटर सरफेस टेंशन का। क्या कि वाटर सरफेस टेंशन क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड्स वो मिनिमम मतलब ऐसा सिकुड़ना चाहता है आपस में, वो ऐसे अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है कि भैया हम मिनिमम सरफेस एरिया में रहे, माने कम से कम सरफेस एरिया में। समझ रहे हो ना बात? जैसे मान लो कि सेम टाइप का, अगर आप सेम वॉल्यूम का अगर कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स मान लो, तो वाटर के ड्रॉपलेट जनरली किस शेप की आपको दिखती है? वाटर के ड्रॉपलेट्स किस शेप की दिखती है आप लोगों को? सर्कल। स्फेरिकल, है ना? क्योंकि सेम वॉल्यूम अगर लो, सेम वॉल्यूम, तो आप एक उससे सिलेंडर तैयार करो, उससे क्यूब तैयार करो, उससे क्यूबॉइड तैयार करो, उससे स्फेयर तैयार करो, तो स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम। एक ही वॉल्यूम आपको दिया जाए और बोला जाए कि वॉल्यूम आपको इतना ही रखना है, सेम वॉल्यूम रखनी है। अब किसी को बड़ा वॉल्यूम रख दो, किसी को छोटा वॉल्यूम रख दो, तब तो अलग अलग हो जाएगा। वॉल्यूम सेम जब रखोगे तब आपको स्फेयर की सरफेस एरिया आपको मिनिमम दिखाई देगी, मिनिमम। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग, सरफेस टेंशन इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड to remain in minimum surface area। यानी कम से कम लिक्विड ऐसे रहेगा, यानी वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि भैया हम मिनिमम एरिया कवर करें, मिनिमम जितना मिनिमम हो सकता है। जैसे इस पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है, ज्यादातर बुक में आपको एक्टिविटी दिया होगा। मान लीजिए ये एक रिंग है, ठीक है ना, एक रिंग है। आपने इस रिंग को एक सोप में, वाटर का सोप है उसमें आपने डुबा दिया, है ना, एक सोप सोप फिल्म है, मैंने सोप का घोल है आपके पास,
उसमें आपने इस रिंग को डुबाया और निकाला। कैसे वो होता है ना, बचपन में जब खेलते हैं तो सोप के ये में डुबा के फूकते हैं तो बबल्स बाहर निकलते हैं उससे। तो वैसे ही मैंने क्या किया, सोप के ये में सॉल्यूशन में मैंने उसको डुबा दिया। तो जैसे डुबाओगे सोप सॉल्यूशन में तो एक सोप की लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, बनेगी नहीं बनेगी, बन जाएगी ना, है ना। यानी एक सोप लेयर यहां पर बन जाएगा, बन जाएगा सोप लेयर। इसी को ना फूकते हैं तो वो सोप का बबल्स जो है ना वो बाहर की तरफ निकलता है। करेक्ट, डेट इज अ डिफरेंट मैटर। तो यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। अब उस क्या किया गया एक्टिविटी में कि इसके ऊपर रैंडमली ऐसे एक थ्रेड प्लेस कर दिया गया, धागा, है ना, धागा प्रेस किया गया, धागा रख दिया गया। अब क्या किया गया ना, बस सोप की फिल्म बनी, उस फिल्म के ऊपर आपने क्या किया, एक धागा, थ्रेड जो है ना, ये थ्रेड है बेटा, यानी आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, एक थ्रेड को डाल दिया। अब ये जो बीच में ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पर मैंने एक निडल मार दिया, है ना, एक निडल को लिया और ऐसे उसको प्लेस कर। जैसे निडल को मारोगे, यहाँ का जो निडल को जैसे मारोगे ना, यहाँ पर जो सोप का फिल्म है उस धागे के अंदर वो तो हट जाएगी, यानी ये हट जाएगी ना, क्योंकि आपने निडल मार दिया, है ना। जैसे शुरुआत में था वो, लेकिन जैसे आप निडल मारोगे, इधर तो सोप की लेयर है लेकिन अंदर से वो लेयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब जैसे अंदर से लेयर खत्म होगी, वो धागा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो रिंग है, वो धागा कुछ ऐसा हो जाएगा, सर्कुलर। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जैसे आप अंदर का सोप खत्म हुआ, ये जो सोप लेयर है, यानी ये जो लिक्विड की लेयर है, ये क्या करना चाह रहा है कि भैया हम मिनिमम एरिया में रहे, यानी ये जो एरिया रखना ना, ये जो एरिया रखना चाह रहा है वो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वो मिनिमम रखना चाह रहा है। अब मिनिमम रखने के लिए वो क्या हो रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है ना, क्योंकि वो बीच का पार्ट, क्या मैं क्या बोल रहा हूं कि लिक्विड विल रिमेन्स इन मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये वाला एरिया बड़ा हो जाएगा, नहीं अंदर वाला बड़ा हो जाएगा, तो लिक्विड तो इसी सरफेस एरिया में रह रहा है, तो ये कम से कम रखने के लिए वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, है ना। यानी कुछ ऐसा होगा, मैं थोड़ा छोटा बनाया हूं यहाँ पे, लेकिन ये कुछ थोड़ा बड़ा, मैंने धागा एकदम बिल्कुल चारों तरफ से, चारों लिक्विड आपस में इस साइड जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सो डेट की मिनिमम सरफेस एरिया कंटेन करे, है ना। जैसे मान लो कि ये एक लिक्विड है बेटा, ठीक है ना, इसमें क्या है, लिक्विड्स है, तो इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करो, है ना, यहां पर एक मैं इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर रहा हूं, है ना। इस लाइन की लेंथ आप एल मान लो। तो इधर का लिक्विड जो है ना, लेफ्ट साइड भी लिक्विड है, और इस लाइन के लेफ्ट साइड भी लिक्विड है, और इस लाइन के राइट साइड भी लिक्विड है। तो लेफ्ट साइड लिक्विड क्या कर रहा है, राइट साइड को खींचना चाह रहा है ना। क्यों खींचना चाह रहा है कि भैया मिनिमम एरिया में रहो, तो पास आओ, सिकुड़ना चाहेगा ना। मिनिमम एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कोलैप्स होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड के लिक्विड राइट साइड के लिक्विड को क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा मतलब इस पर एक फोर्स लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स से लगाएगा। और राइट साइड के लिक्विड लेफ्ट साइड को खींचेगा, कि भैया मैं दोनों एक दूसरे को खींचेंगे ताकि आप और क्लोजर आ जाओ, सो डेट कि हम मिनिमम सरफेस एरिया रखें। तो यहां पर ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, राइट साइड इधर, और ये लेफ्ट वाला साइड राइट साइड को खींचेगा, राइट वाला साइड लेफ्ट साइड को खींचेगा। तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो यहां पर सरफेस एरिया क्या कहता है, ये जो फोर्स लग रहा है ना, यही फोर्स, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी अगर यहां फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करोगे, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। और ये हमेशा क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, यूनिट को याद नहीं बता सकते हो कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, कैन एनीबॉडी टेल मी, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट बताओ। फॉर्मूला देखो ना, फोर्स बाई क्या दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर। हाँ न्यूटन पर मीटर। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फोर्स बाई लेंथ, है ना। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ न्यूटन पर सरफेस। मीटर क्यूब। फोर्स बाय लेंथ तो क्या हो जाएगी, न्यूटन, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। अच्छा सीजीएस यूनिट बताओ, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, टाइम और पर लेंथ का क्या हो जाएगा,
सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 9%। और फॉर्मूला याद है हमको, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स याद है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी Yes. आदमी को? ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज तक के लिए इतना ही।